हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी एक उमा नाम की औरत उसके घर का दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर ज्योति दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही ज्योति को उमा गले से लगा लेती है और कहती, अरे बिटिया, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। हाय मेरी बिटिया, तो ठीक तो है ना? इतनी पतली हो गई है, तुझे कुछ खाने के लिए नहीं देता क्या? कुछ खाया कर। अरे अरे आंटी जी, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना भी नहीं। आप शायद किसी गलत घर में आ गई हैं। बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। मैं किसी गलत घर में नहीं आई हूँ, मैं बिल्कुल सही घर में आई हूँ। तूने पहचाना नहीं मुझे? आंटी जी सच में मैंने आपको नहीं पहचाना। आप बताओ तो कि आप हो कौन और कहाँ से आई हो? चल मैं बताती हूँ तुझे, पहले तू मेरा बैग पकड़। रास्ते में बैग पकड़ पकड़ कर हाथ में दर्द होने लग गया। चल अंदर, अब खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही है? अंदर भी चल बेटा। अरे अरे, अब घर में कैसे जा रही हो? बताओ तो सही, है कौन आप? तुझे क्या लग रहा है मैं कोई चोर डाकू हूँ क्या, जो रिश्तेदार बनकर तेरे घर आ गई हूँ? जा जाकर पहले अपनी माँ को बुला। इस शहर में आई ही इतने दिन बाद हूँ, लेकिन अब तक शहर की खुशबू वैसी ही है। उमा की बातें सुनकर ज्योति जल्दी से अपनी माँ जयंती को बुला लेती है। जयंती जैसे ही उमा को देखती है, वो जाते ही उसे गले से लगा लेती है और कहती है, अरे दीदी, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आई? और सब ठीक है ना? आने से पहले बताया भी नहीं। घर में सब ठीक है ना? सच में दीदी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाय छोटी, तू तो बुढ़ी होने लग गई। इतनी कम उम्र में बुढ़ी? अभी मैं तुझसे कई ज्यादा जवान लगती हूँ। तू भी अपने चेहरे पर कुछ लगा लिया कर। देख तो कैसी सी लग रही है तू। अब दीदी आप आई ही हो तो आप ही मेरी सेवा करना, जैसे बचपन में आप करती थी। ज्योति, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जल्दी से कुछ चाय पानी लेकर आ। देख नहीं रही मेरी बहन आई है। माँ, कौन सी बहन? आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गई? और बचपन से लेकर अब तक तो मैंने कभी भी इन्हें अपने घर पर आते जाते हुए भी नहीं देखा। पक्का ना आप इन्हें जानती हो? तू जानती भी कैसे? अरे ये कभी आई ही नहीं है यहाँ, और ना ही तो कभी इनके घर गई। तो माँ कौन है, मुझे भी तो बताओ ना। ये मेरी माँ की बहन की सास की बेटी की बेटी है। हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, और जब से शादी हुई है तब से तो मायके वालों से नाता मानो छूट ही गया है। लेकिन दीदी आप यहाँ आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये मेरी मौसी लगेंगी। मैं तो अब तक यही सोची थी कि पता नहीं कौन घर में आ गया। अच्छा, आप दोनों आराम से बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ज्योति इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। और उमा के आने से तो जयंती बहुत ज्यादा ही खुश थी। वो ज्यादातर उमा के साथ ही बैठकर बातें करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों जयंती के कमरे में बैठे होते हैं, तभी वहाँ ज्योति कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आती है, और उसके कपड़े काफी ज्यादा छोटे थे। ज्योति अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। हाय दैया, जयंती, ये तेरी बेटी ने क्या कपड़े पहने हैं? इसके पास बस यही कपड़े बचे हैं। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए इसके साथ। मौसी, आपकी सोच कितनी छोटी है। अरे कपड़ों से कुछ नहीं होता, होता है तो आपकी जैसी छोटी सोच से। अरे आप ही जज करती हो और फिर आप ही बेचारी बन रही हैं। लो भाई, कर लो बात। अभी तक तो मैंने इतना कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर ये कैसे जुबान लड़ा रही है? जयंती, मेरी बातों का बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बेटी तेरे हाथ से निकल गई है। माँ, यही है आपके दूर से आए मेहमान, जिन्हें बोलने तक की समझ नहीं है। ज्योति बस भी कर, कब से देख रही हूँ मैं कि तू बस बोले ही जा रही है। तो क्या हुआ, उमा दीदी ने तुझे कुछ बोल दिया तो? अरे बड़ी है, बड़ों की बात का जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि सर झुकाकर सुना जाता है। तू अब इसे कितना भी समझा ले, लेकिन ये अब निकल गई। तू बस अब इस पर नजर रखियो, देखियो कि कहीं मुंह काला न करवाया है आजकल में। माँ, आप दूर से आए मेहमान को समझा लो, बिना बात के ये बस सुनाए ही जा रही हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप तो मुझे जानती ही हो, आपकी ही बेटी हूँ मैं। ऐसा कुछ कर सकती हूँ भला? करने वाले चुपचाप से करके निकल जाते हैं, और तू भी उनमें से ही है। क्या दीदी, आप भी ना कुछ भी बोले जा रही हो। मेरी ज्योति ऐसी नहीं है। अच्छा ज्योति, तू कॉलेज जा रही थी ना, तो जा कॉलेज, यहाँ क्या करने आई है? माँ, वो मुझे 5,000 रुपए दे दो। दोस्तों के साथ पार्टी है तो जरूरत पड़ सकती है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। देख तो कैसे पैसे को पानी की तरह बहा रही है। इसने तो पूरा इंतजाम कर रखा है तेरी नाक कटवाने का। ये ले पैसे और जा जल्दी।
दीदी समझदार है ज्योति, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जयंती तो अपनी बेटी और बहन दोनों को ही समझा रही होती है, लेकिन उमा तो बस ज्योति को ही सुनाई जा रही थी। इसीलिए ज्योति वहाँ से पैसे लेती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब से उमा आई थी, ज्योति का तो जीना हराम हो गया था। उमा ज्योति की हर छोटी बड़ी बात में उसे टोकने लग गई थी, ताने देने लगी थी, और ज्योति भी उमा की बातों का पलटकर जवाब देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते और कुछ दिन बाद ज्योति हॉल में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसकी पड़ोस वाली आंटी रेखा आती है। रेखा ज्योति से बात करने लगती है और बात करते हुए रेखा ज्योति से कहती है, अरे ज्योति बेटा, तेरे घर पर कोई मेहमान आए हैं क्या? रोज तेरी माँ किसी औरत के साथ दिखती है, मैंने उन्हें तो तेरे घर पर पहले कभी नहीं देखा। कौन है वो? आंटी जी, वो बड़ी दूर की मेहमान है और हमारे घर आकर अपना घर बसा लिया है। अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 2 महीने हो गए हैं अब तो उन्हें, ऊपर से हुक्म भी चलाती हैं। अच्छा, दूर की मेहमान। लेकिन तेरी दूर की मेहमान कौन लगती है? बड़ी ज्यादा ही दूर की मेहमान है। मेरी तो मौसी लगती हैं, लेकिन मम्मी का उनसे रिश्ता तो काफी दूर का है। वो मम्मी की माँ की बहन की सास की बेटी की बेटी हैं। अब बताओ, इतनी दूर का रिश्ता है। अच्छा, वैसे घर में सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? रेखा ज्योति से बातें कर ही रही होती है, तभी वहाँ उमा आ जाती है और कहती है, अरे ज्योति, ये कौन है? और क्या तूने अपनी उम्र से भी बड़े उम्र के लोगों को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया? तुझे तेरी उम्र का कोई दोस्त नहीं मिला क्या? मैं ज्योति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी आंटी हूँ, पड़ोस में ही रहती हूँ। आंटी, जो पड़ोस हो तो अपने घर में रहो ना, ऐसे अचानक से किसी के घर में नहीं आते। किसी ने सिखाया नहीं क्या? चलो अब जाओ अपने घर, बहुत खाली है इसी की हवा। उमा की बात सुनकर वहाँ से रेखा अपना मुंह बनाकर चली जाती है। ये सब सुनकर ज्योति को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो उमा से बहस नहीं करती और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। उमा का हर चीज में रोक टोक करना बहुत बढ़ गया था, जिससे ज्योति को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ और अपनी मासी के लिए हरिद्वार की टिकट लेकर उनके पास आती है और कहती है, माँ, मैं आप दोनों के लिए हरिद्वार की टिकट लेकर आई हूँ और वहाँ पंडित जी के आश्रम में आप कुछ दिन मासी के साथ रह लेना। आपका भी बहुत मन था ना? ये तो बहुत अच्छा किया। मैं तुझे कब से बोल रही थी कि टिकट करवा दे, लेकिन तू ही है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। हरिद्वार क्यों जाना है? और अगर जाना भी है तो 1-2 दिन के लिए जाओ, ये 1 महीना क्या होता है? एक काम कर जयंती, तू ही जा, मैं तो नहीं जाने वाली। नहीं मासी, मैंने आपकी भी टिकट कर दी है। अब आप कुछ मत बोलो और हरिद्वार के लिए तैयारी करो। आपको मेरी कसम है, हरिद्वार से ही आप अपने गांव भी चले जाना, पास पड़ेगा ना। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने मौसी के गांव की टिकट भी करवा दी है। हाँ दीदी, चलिए, मैं आपका सारा सामान पैक कर देती हूँ। मैं आपको गांव भी छोड़ आऊंगी और कुछ दिन रुक भी लूंगी। चलो, अब दूर से आए मेहमान का इलाज तो हो गया। माँ इन्हें गांव छोड़कर ही आएंगी अब तो। ज्योति की बातों के आगे उमा को कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी वापसी की टिकट अब उसे गांव पहुंचा देती है। निर्मला देवी अपनी 3 बहुओं से बेहद परेशान थी। हो भी क्यों ना, आखिर तीनों ही जुबान चलाने में तेज जो थी, और ऊपर से तीनों के पार्लर के शौक के चलते तीनों ने मिलकर एक ही पार्लर खोला हुआ था, जिसमें आए दिन झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह की चाय निर्मला को देने के बाद उसकी तीनों बहुएं रीना, आरती और वंदना उसके पास आकर कहती हैं, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने पार्लर। अपने पार्लर से तुम्हारा क्या मतलब है? वो पार्लर तुम अकेली का नहीं है, मेरा भी है। मुझे भूल गई, मैं भी उसी पार्लर की मालकिन हूँ, समझी? और तुम ये क्या जता रही हो कि नाश्ता तुमने अकेले बनाया है? मैंने भी बनाया है। तो तुम माँ जी के सामने ना ये ढोंग मत रचाओ कि तुम पहले घर का काम भी करती हो और फिर बाहर का भी करती हो। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो करती हूँ। हो गया तुम तीनों का, अपने काम मत गिनवाओ, यहाँ से जाओ और निकलो अपने अखाड़े के लिए। माँ जी, वो अखाड़ा नहीं पार्लर है। जिस हिसाब से तुम वहाँ लड़ती हो ना, उसे कोई पार्लर नहीं अखाड़ा ही बोलेगा। अब मेरा सर मत खाओ और निकल लो। तीनों बहुएं अपने पार्लर के लिए निकल जाती हैं, जिसका नाम था 3 बहुएं पार्लर वाली। जैसे ही वो तीनों पार्लर ओपन करके उसके अंदर साफ सफाई करती हैं, कुछ देर में उस पार्लर में नितिका नाम की लड़की आती है, जो अंदर आकर बोलती है, सुनिए, मुझे आईब्रो बनवानी है और बालों की थोड़ी ट्रिमिंग भी करवानी है। जरूर आइए, अंदर बैठिए,
आरती इनकी आईब्रो बना दो और रीना दीदी इनकी ट्रिमिंग कर देना। क्यों, तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है? नहीं ना, तो तुम ऑर्डर कैसे दे रही हो? खुद क्यों नहीं करती? मालकिन नहीं हो के लिए यहाँ की, समझ गई जो हुक्म चला रही हो। सही कहा दीदी ने, तुमको खुद करना चाहिए काम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कस्टमर के सामने यही दिखाना होता है कि तुम इस पार्लर की मालकिन हो और हम तुम्हारे नौकर। इतने से काम के लिए आप दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अरे शर्म करो, आपके चक्कर में तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। क्या बोला तुमने? हमारे चक्कर में? तीनों आपस में लड़ने लगती है। ये देखकर बेचारी लड़की जो अपनी आईब्रो करवाने आई थी, वो उनके झगड़े से डर कर वापस चली जाती है। ये देखकर तीनों और लड़ती हैं कि पार्लर से कस्टमर वापस जा रहे हैं। शाम तक यूं ही चलता रहता है। उन तीनों के झगड़े के कारण पूरा दिन कोई कस्टमर पार्लर में नहीं आता और तीनों दिन खत्म होने पर शाम को जब घर आती है तो निर्मला उनसे कहती है, आ गई तुम? चलो अच्छा है, वो मुझे कुछ पैसे दो, बाजार से सब्जियां लानी है। माँ जी पैसे? वो तो हमारे पास नहीं है। वो क्यों? आज तो तुम और दिनों से थोड़ा और लेट आई हो पार्लर से। मुझे तो लगा आज कस्टमर की लाइन लगी होगी, लेकिन यहाँ कह रही हो पैसे ही नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, आज एक भी कस्टमर नहीं आया पार्लर में, इसलिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। वाह वाह बहू, अब तो तू झूठ भी बोलने लगी है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि पैसे क्यों नहीं है आज तुम्हारे पास। पूरा दिन तो पार्लर खोलकर लड़ने में बिजी थी। बेचारे लोग तुम लड़ती हुई चुड़ैलों के पास अपना मुंह लेकर मेकअप करवाने आएंगे क्या? माँ जी, ये दोनों ही लड़ पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। चुप करो, बैठो घर में। और दिन तो बर्बाद किया ही है, जाकर रात का खाना बनाओ। और अब अगर वहाँ लड़ी ना तो तुम तीनों आज घर से बाहर ही नजर आओगी। इतना बोलकर निर्मला बाजार सब्जियां लेने निकल जाती है। रात होती है। तीनों बहुएं किसी तरह बिना लड़े खाना बनाती हैं और पूरा परिवार रात के समय खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन की शुरुआत होती है। रोज की तरह तीनों बहुएं वापस से पार्लर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी निर्मला उनको रोकते हुए कहती है, सुनो त्रिमूर्तियों, अगर आज तुम बिना पैसों के घर आई तो सोच लेना, कल तुम्हारे पार्लर में मैं खुद ताला लगवाऊंगी, समझ गई? नहीं नहीं माँ जी, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों काम करे ना करे, मैं तो जरूर करूँगी। इतना बोलकर रीना निकल लेती है और उसके पीछे आरती वंदना भी मुंह सड़ाते हुए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में पार्लर पहुंचकर तीनों मन में ठानती हैं कि वो काम करेंगी। तभी एक आयशा नाम की लड़की पार्लर में आती है और उन तीनों को देखकर बोलती है, अरे सुनिए ना, मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है और ब्लीच फेशियल भी, तो सब हो जाएगा? जी जी जरूर हो जाएगा, आइए बैठिए ना। हाँ जी आइए आइए, मैं सब कर दूंगी। तुम क्यों करोगी? तुम ऑर्डर दो, मैं करूँगी सब कुछ। आइए बैठिए। प्लीज ऐसे लड़िए मत, आप में से कोई भी करे, मुझे बस बेस्ट चाहिए, बेस्ट चाहिए इनको। हट तुम दोनों, मैं करूँगी। हाँ आप ही तो बेस्ट हैं और हम तो पागल हैं। आप इधर आइए और बैठिए, मैं करूँगी आपका फेशियल। देखना ऐसा चमकेगा आपका चेहरा कि चांद भी आपको देख देख कर सूरज बनकर जल जाएगा। बेचारी आयशा को वंदना जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन तीनों ही उसको बैठाने के बाद तीनों अलग अलग ब्लीच मिक्स करके लड़ने लगती हैं कि मैं लगाऊंगी, जिसके कारण तीनों की ब्लीच का बाउल आयशा के चेहरे पर गिर जाता है और ध्यान न देने पर उसके चेहरे पर जलन होने लगती है। ये देखकर रीना जल्दी से उसके चेहरे पर गिरी ब्लीच को साफ करती है और आयशा अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर ब्लीच गिरी जगह काली हो गई होती है। ये देखकर वो चिल्लाती हुई कहती है, आप लोग पागल हैं? साहिल गवार कहीं के, ये क्या पार्लर खोल के बैठे हो? अरे मेरे चेहरे के ये दाग, ओफो, पता है इसके लिए मैं आप लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। यूं चुटकियों में आपका पार्लर बंद हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप चाहे तो हमारे पार्लर से कोई भी क्रीम मेकअप फ्री में करवा लो, फ्री कर लो सब कुछ। प्लीज हमारी कंप्लेंट मत करो, ठीक है? तो आपसे मैं जब भी आऊंगी मेकअप फ्री होना चाहिए, वो भी बढ़िया एयर ब्रश मेकअप। जी ठीक है, जैसा आप कहें। इतना बोलकर वो लड़की उसी वक्त पार्लर से चली जाती है, जिसके बाद वंदना बोलती है, इस बात का पता माँ जी को नहीं लगना चाहिए, वरना वो हमारा पार्लर ही बंद करवा देंगी। हाँ सही कहा। शाम होने पर तीनों घर जाती हैं और आज भी उनकी कोई कमाई नहीं हुई होती।
उस ब्लीच वाले कांड के चलते, जिसके बाद घर पर उन तीनों के लटके मुंह देखकर निर्मला सब समझ जाती है और उनके हाथ में एक ताला देते हुए कहती है, तुम तीनों ने कर ही ली ना अपनी मनमानी। जितने झगड़े करने थे कर लिए। अब उस पार्लर को इस ताले से बंद कर देना हमेशा के लिए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। ये पार्लर हमारा सपना है। हम तीनों भले ही देवरानी जेठानी हैं, तीनों के विचार स्वभाव अलग हैं, लेकिन ये पार्लर ही है जिसमें हम तीनों की जान बसती है। हाँ माँ जी, ये पार्लर नहीं होगा तो हम तीनों घर में खाली बैठकर पागल हो जाएंगी। मानते हैं आजकल कमाई नहीं हो रही, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। प्लीज माँ जी, हम तीनों बहुओं का पार्लर बंद मत करो। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। चुपचाप कल जाकर ये पार्लर बंद कर देना हमेशा के लिए और लिख देना कि पार्लर बंद हो गया। निर्मला इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन तीनों दिल पर पत्थर रखकर अपना पार्लर बंद कर देती है और घर में रहकर घर के काम करने के बाद अपने अपने कमरों में उदास बैठ जाती है। अब तो तीनों ने आपस में लड़ना भी बंद कर दिया था। ये देखकर रीना का पति आनंद अपनी माँ से कहता है, माँ, जब से आपने पार्लर बंद करवाया है ये तीनों तो हंसना, खेलना और लड़ना भी भूल गई हैं। आखिर इनको इतनी बड़ी सजा मत दो। बेटा अपनी माँ पर भरोसा रख। अगर मैंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। निर्मला भी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने ये क्यों किया था, उसके पीछे भी उसका मकसद था। दिन गुजरते हैं। लगभग 1 महीने बाद निर्मला अपनी बहुओं को बुलाकर एक चाबी देते हुए कहती है, बहुओं, ये चाबी तुम्हारे नए पार्लर की है जो हमारे घर से थोड़ी दूर एक अच्छे से मॉल में ओपन किया है। क्या? पर कब? माँ जी, और ऐसे कैसे? और आपने पार्लर बंद करने के लिए कहा था, फिर आप भी क्यों? हाँ माँ जी, बताओ ना। तुम्हारे पार्लर में एक लड़की आई थी जिसके चेहरे पर ब्लीच गिरी थी। उसने तुमसे हमेशा फ्री मेकअप की शर्त रखी थी। हाँ माँ जी, याद है। उस लड़की को अच्छे से पता था कि तुम बहुत लड़ती हो और उसने जानबूझकर तुमसे ऐसा काम करने को कहा कि तुम उसमें लड़ाई करके गलती करो और उसे फ्री में हमेशा मेकअप करवाने का मौका मिल जाए। उस दिन मैं पार्लर आई थी तो उस लड़की ने बाहर निकलकर कॉल पर ये सब बातें अपने दोस्त को बताई थी। मैंने उसकी वीडियो तो बना ली थी, लेकिन चाहती थी कि कुछ समय पार्लर बंद रहे ताकि तुम्हें पता लगे कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी कैसी है। पार्लर तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो उसे मिलकर प्यार से चलाओ, वरना ऐसे बहुत लोग आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। आपने सही कहा माँ जी, हमें माफ कर दो। अब से हम तीनों बहुएं उस पार्लर को एक साथ मिलकर चलाएंगी बिना किसी झगड़े के। हाँ माँ जी, और आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू माँ जी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।